तो बच्चों हम बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो बैटल ऑफ बक्सर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई मायनों में बैटल ऑफ बक्सर इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लेते हैं अपने बैटल ऑफ बक्सर क्या है, राइट। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है, द ब्रिटिशर्स मेड मिर्जाफर। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मिर्जाफर को नवाब बना दिया। कहाँ का बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। अंडर डिफरेंट प्रिटेक्स्ट ट्राई टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ द वेल्थ फ्रॉम हिम। उससे बहुत सारी धन संपत्ति लूटने लग गए, मिर्जाफर से भी मनमानी करने लगे। ड्यू टू देयर ग्रीड टू गेन मोर पावर। ग्रीड मतलब होता है लालसा, लालचपन। क्या होता है, उनकी लालचपन ये थी कि अब और पावर हमारे हाथ में आ जाए। किसकी लालचपन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, ब्रिटिशर्स के लोगों की थी। मैनेज टू डिथ्रोन मिर्जाफर एंड मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। अब उन्होंने क्या किया, उनको गुस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया, डिथ्रोन मिर्जाफर को हटा दिया और किसको बना दिया, मीर कासिम को बना दिया बंगाल का नवाब। किसको बना दिया, बंगाल का नवाब, द नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस देन मिर्जाफर। अब इन्होंने गुस्से में क्या किया, मिर्जाफर को तो हटा दिया और उसका जो मिर्जाफर का जो दामाद है मीर कासिम, उसको बना दिया बंगाल का नवाब। अब मीर कासिम है जो इनके लिए ज़्यादा हार्मफुल रहा मिर्जाफर से भी, प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस देन मिर्जाफर एंड थस बिकम द थ्रेट ऑफ द कंपनी। अब कंपनी को जितना खतरा मिर्जाफर से था उससे कई ज़्यादा खतरा उसको किससे रहा कि जो उसका दामाद था मीर कासिम, उससे ज़्यादा खतरा हो गया। हेंस मीर कासिम वॉज रिमूव्ड एंड मिर्जाफर वॉज अगेन मेड द नवाब। और उससे क्या हुआ, इन्होंने फिर से एक और बार मीर कासिम को बंगाल का जो नवाब था उसके पद से हटा दिया और मिर्जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। सबसे पहले कौन था, सिराजुद्दौला। उसके बाद कौन बना, मिर्जाफर बना। मिर्जाफर के बाद कौन बना, मीर कासिम बना। मीर कासिम के बाद किसको फिर से बैठा दिया, मिर्जाफर को बता दिया। मीर कासिम टुक रेफ्यूज विद द नवाब ऑफ अवध during the time the Mughal Emperor Shah Alam had came to अवध। अब क्या हुआ, अब इन्होंने कहा, मीर कासिम ने कहा भैया फंस तो बहुत बुरी तरह से गए हैं अपने राजा के साथ। मीर कासिम टुक रेफ्यूज। अब मीर कासिम ने जो सलाह ली, मीर कासिम को भी हटा दिया गया इसके जो नवाब के पद से। वो कहाँ पे जाके उन्होंने शरण ली, अवध के जो नवाब थे, अवध मतलब आज का जो लखनऊ, उसको नाम अवध से कहा जाता है, अवध के नवाब। और ड्यूरिंग दिस टाइम, उसी टाइम पे मुगल एम्प्रयर जो शाह आलम थे, मुगल एम्प्रयर, वो भी कहाँ पे, अवध में आए हुए थे। तो उन्होंने चर्चा की, भाई साहब बहुत बेकार हालत हो गई है, जिनको हमने परमिशन दी वो तो हमारे घर में घुस बैठ गए हैं। तो शाह आलम बंगाल के जो नवाब थे, क्या नाम, जो मीर कासिम थे, निष्कासित किए गए थे और अवध के जो नवाब हैं उनके साथ चर्चा चल रही है। हैड टू कम अवध, सब अवध आए हुए थे। सो ऑल थ्री ऑफ देम डिसाइडेड टू जॉइन हैंड एंड फाइट द कंपनी यूनाइटेडली। अब उन तीनों जन ने सोचा, किसने सोचा, अवध के जो राजा थे उन्होंने सोचा, और जो हमारे यहाँ से मीर कासिम भैया जो जिन्हें निकाल दिया गया था, मीर कासिम जो कि मिर्जाफर के दामाद थे, उन्होंने सोचा, और जो हमारे दिल्ली में मुगल सम्राट जिनके बाप दादाओं ने इन्हें परमिशन दी थी व्यापार करने के लिए, उन्होंने, इन तीनों ने कहा चलो एक काम करते हैं, अपने तीनों एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपने तीनों एक हो जाते हैं और कंपनी के खिलाफ लड़ते हैं। एट बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी, एक बक्सर नाम की जगह है, कहाँ पे, बक्सर नाम की एक जगह है, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी 22 अक्टूबर 1764। कब हुआ, 1764, जिसे हम कहते हैं 1764। मतलब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के अंदर ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, 7 साल का अंतर है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, 1757 में हुआ। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 1764 में हुआ। इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट, थस द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स एंड कलेक्टेड राइट टू कलेक्टेड रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड उड़ीसा। अब जो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है उसके अंदर पूरी तरह जो 3 जन यूनाइटेड हुए थे, अवध के नवाब, मीर कासिम और जो मुगल सम्राट थे शाह आलम, वो तीनों जन परास्त होते हैं बुरी तरह, और जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी वो जीत जाती है, और ये जीतने के साथ उसे दीवानी राइट मिल जाते हैं। अब आप पूछोगे सर दीवानी राइट क्या होता है, कि ट्रेड मतलब कलेक्ट, रेवेन्यू कलेक्ट करने का पूरा अधिकार मिल जाता है, मतलब मेन पैसे पे उनकी बात आ जाती है। अब वो कलेक्ट किससे करेंगे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा सारे स्टेट्स का रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। इस तरह होता है बैटल ऑफ बक्सर का अंत, जिसमें कौन जीतता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और ये लोग हार जाते हैं। इस तरह हुआ बैटल ऑफ बक्सर, राइट। अब हम बात करते हैं एक्सपांशन ऑफ कंपनी रूल। अब किस तरह ये जो एक्सपांशन है, कंपनी का रूल जो है कैसे एक्सपांशन हुआ, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इनका जो धीमे धीमे उन्होंने कैसे अपना इतना बड़ा साम्राज्य फैला लिया भारत के अंदर, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब आपको पता है कि जो बैटल ऑफ क्या नाम है, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वो 1764 में हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, 1773 मतलब 9 साल के बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। क्या बनाया, एक कानून बना दिया, अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल एंड ऑल ऑफ ट्रेड एंड पॉलिटिक एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी ब्रॉट अंडर देयर डायरेक्ट कंट्रोल। अब इन्होंने क्या किया, 1773 में मतलब 9 साल बाद बैटल ऑफ बक्सर हमारा कब हुआ था, 1764 में हुआ था। अब जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, उसके तहत जो गवर्नर था, हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी, एक नई पोस्ट है जिसको कहते हैं गवर्नर जनरल। क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ऑफ ऑल द ट्रेड एंड पॉलिटिक्स, आपको कोई व्यापार करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ भी करना है, तो मेन जो पोस्ट है सबसे ऊंचा सबश्रेष्ठ है। जैसे कोई कंट्री होता है उसका सबसे सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका सारा डायरेक्ट कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नर जनरल करेगा। द मुंबई मद्रास
गवर्नर एंड हिज काउंसिल वेर ब्रॉट अंडर हिम। अब क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था, हमारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके अंडर में कौन सी आएगी, जो मद्रास है, मद्रास मीन्स चेन्नई, मुंबई के जो गवर्नर है वो उसके अंडर में आएंगे। तो सबसे बड़ा गवर्नर जनरल कौन होगा, जो कि बंगाल का होगा। थस द वारंट होस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो हमारे देश के जो सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, कौन है, वारंट होस्टिंग है। कौन है, वारंट होस्टिंग है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वारंट होस्टिंग आपको जो छितरा सा दिख रहा है ये पर्सन जो ब्रिटिशर्स है, तो ये कौन है, हमारे देश का फर्स्ट गवर्नर जनरल है, हमारे देश का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि किसके तहत बना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बना। ड्यूरिंग इज 10 ईयर मतलब तो उसके टाइम पीरियड के दौरान द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वैग्ड। उसके टाइम पे क्या हुआ, जब इसके टाइम पे था तो फर्स्ट मराठा वॉर हुआ और सेकंड मैसूर का वॉर हुआ। मैसूर में राज कौन कर रहा था, हैदर अली, टीपू सुल्तान लोग राज कर रहे थे, और मराठा में जो थे वो शिवाजी के वंशज राज कर रहे थे। हैदर अली ऑफ मैसूर वेर वैग्ड ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर साइमल्टेनियसली। अब ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें काफ़ी परेशानियां महसूस करनी पड़ रही थी। अब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया, इधर महाराष्ट्र में मराठा लोगों का दबदबा था, और मैसूर में जो था, मैसूर उसके नीचे जो कर्नाटक था वहाँ पे भी उन्हें झगड़ा करना पड़ रहा था। तो ये दो जगह इनके कब्जे पंगे हो चुके थे, तो इनको दोनों जगह झेलना था, राइट। इट हैड टू फेस बोथ पावर साइमल्टेनियसली। कॉर्नवालिस टुक ओवर द गवर्नर जनरल आफ्टर वारंट होस्टिंग। अब क्या किया, गवर्नर होस्टिंग जी हमारे बहुत थक गए थे, तो उसके बाद कौन बना गवर्नर जनरल, उसके बाद जो गवर्नर जनरल बनता है वो कॉर्नवालिस बनता है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर, इसके टाइम पे कौन सा युद्ध होता है, थर्ड मैसूर वॉर होता है। वारंट होस्टिंग ने क्या देखा, फर्स्ट मराठा वॉर देखा, सेकंड मैसूर वॉर देखा। टू प्लेस विद टिप्पू सुल्तान फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। अब जो थर्ड मैसूर वॉर हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, टिप्पू सुल्तान के बीच में हुआ था, जिसे हम टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। द कॉमन पेनेड कंपनी हैड टू जॉइन हैंड विद द मराठास एंड देयर निजाम टू डिफीट द टिप्पू सुल्तान। अभी जो टिप्पू सुल्तान था उसको भी हराने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए गए। तो मद्रास निजाम टू डिफीट द टिप्पू सुल्तान एंड टिप्पू सुल्तान कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्स एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी। अब जो अंत में जो मैसूर के जो राजा थे जो कि टिप्पू सुल्तान थे, तो टिप्पू सुल्तान अंत में हार जाते हैं और इन्हें जो इनकी जो ट्रीटी होती है वो बेचारे इन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ती है टिप्पू सुल्तान को। किसकी, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसके अंदर थर्ड मैसूर वॉर में ये हार जाते हैं और इन्हें ट्रीटी एक्सेप्ट कर लेनी पड़ती है। इस तरह होता है हमारा एक्सपांसन, जो कंपनी रूल का हुआ वो किस तरह एक्सपांशन होता है, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं आफ्टर कॉर्नवालिस, जो कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में कौन सी सब्सिडरी लगी, कौन सी नीति इन्होंने चालू की, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहला जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो कौन था, वारंट होस्टिंग। उसके बाद कौन आया, कॉर्नवालिस आया। कौन आया, कॉर्नवालिस, राइट, कॉर्नवालिस। सर जॉन सॉर बिकम द गवर्नर जनरल। अब कॉर्नवालिस के बाद कौन आया, कॉर्नवालिस के जॉन नाम का जो आदमी है, जॉन सॉर, सर जॉन सॉर आया, बिकम द गवर्नर जनरल ड्यू टू सम रिगिड पॉलिसी। इसकी पॉलिसी कैसी थी, रिगिड पॉलिसी थी। रिगिड मतलब बहुत, जैसे कि बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, मतलब दया याचना नहीं करने की, बहुत सुदृढ़ पॉलिसी थी। एडॉप्टेड बाय हिम द ईस्ट इंडिया कंपनी फेम डिक्लाइन द मराठा बिकम स्ट्रॉन्ग, फेम डिक्लाइनेड एंड मराठा बिकम स्ट्रॉन्ग। इसके टाइम पे क्या हुआ, जो मराठा जो लोग थे वो काफ़ी फेमस हो चुके थे। कंपनीज फेम डिक्लाइनेड, कंपनी की जो फेम मतलब कंपनी की जो पहचान थी, कंपनी का जो यश था वो एकदम धूल में मिला दिया, और मराठा उसके टाइम पे एक मजबूत बन के उभरे, राइट। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर जॉन सॉर। लेकिन इसके बाद कौन आया, सर जॉन सॉर है, वो उन्होंने कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाया। इसका जो गवर्नर जनरल रहा वो कौन रहा, वेलेस्ली रहा, क्योंकि इस टाइम पे जो था सर जॉन सॉर, उसके टाइम पे जो मराठा है वो काफ़ी पावरफुल पावर बन गए थे, एकदम पावरफुल राजा बन चुके थे। गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। अब सर जॉन सॉर थे, उनके टाइम पे क्या हुआ, मराठा जो है वो काफ़ी पावरफुल बन गए थे। तो अब जो सर जॉन सॉर के बाद जो गवर्नर जनरल आने वाला है जिसका नाम क्या है, वेलेस्ली, अब उसके पास ये सबसे बड़ा कांड रहेगा, सबसे बड़ा काम ये रहेगा कि उसको कंपनी को फिर से एक बार सुप्रीम बनाना रहेगा, राइट, कंपनी सुप्रीम। फॉर दिस वेलेस्ली इंट्रोड्यूस ए सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अब क्या किया वेलेस्ली ने, क्या किया, चलो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम चालू किया। अभी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे बाद में। पहले हम देख लेते हैं अभी तक कौन कौन गवर्नर जनरल हो गए, राइट। सबसे पहले कौन आया, वारंट होस्टिंग। एक साथ रिवीजन करते रहोगे तो आपको कभी भी कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। यूपीएससी के लिए भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए मैं उसी कंडीशन से बढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारंट होस्टिंग। फिर सेकंड कौन था, आपको याद है क्या, मुझे भी याद है, हाँ कौन था सेकंड, पता है नहीं। तो वारंट होस्टिंग के बाद कौन आया था, हाँ एक जन और आया था, कौन था वो थे हमारे कॉर्नवालिस भैया। कौन थे, कॉर्नवालिस, राइट, कॉर्नवालिस। उसके बाद गवर्नर जनरल थे। और थर्ड कौन था, सर जॉन सॉर थे। कौन थे, सर जॉन सॉर थे। फिर उसके बाद सर जॉन सॉर के बाद कौन आया, सर जॉन सॉर के बाद वेलेस्ली आया, राइट, WELSL है। टोटल 4 गवर्नर जनरल हो चुके हैं, राइट।
तो वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम चालू किया। कौन सा? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अभी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट अडॉप्टेड अंडर दिस एरिया। चलो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है सब्सिडरी अलायंस की, देख लेते हैं। द आर्मी ट्रेंड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल वी प्रोवाइड द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम। अब जो आर्मी, जैसे कि आपकी सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी उसको ही आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा। इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड बाय द आर्मी और गिव अवे प्रोविडेंस टू इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिशर्स। और ये जो आर्मी, जैसे कि मैं एक ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का क्या था, जैसे कि मेरा एक छोटा सा राज्य है, मेरा एक राज्य का नाम है सपोज रामपुर नाम का एक मैं राजा हूँ, रामपुर नाम का राज्य है, उसका मैं एक राजा हूँ। अब एक ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कहा रामपुर के राजा जी के गुरु जी आपके यहाँ पे हम आर्मी लगाएंगे और हमारी आर्मी आपकी सुरक्षा करेगी। हमारी जो आर्मी है, जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने मुझसे क्या बोला कि जो हमारी आर्मी है वो आपकी सुरक्षा करेगी, और आपकी सुरक्षा करेगी तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा उसके लिए उनकी आर्मी मेरी सुरक्षा करेगी, और मेरी इच्छा हो कि नहीं हो पर मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये था हमारा सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडरी मतलब मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, राइट। इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड द आर्मी एंड गिव प्रोविडेंस इक्विवेलेंट इनकम भी देनी पड़ेगी ब्रिटिशर को। विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर एंड साइन ट्रीटी विद द स्टेट। बाप रे, कि इन्होंने क्या बोल दिया, जैसे कि मैं रामपुर का राजा जी के गुरु जी हूँ, उसी तरह उन्होंने कहा कि आपको यदि किसी के साथ ट्रीटी या किसी से कोई भी समझौता या कुछ भी MOU बोले तो अपनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU भी करना है तो आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। ठीक है, आप यदि छुपके कर भी लोगे MOU तो हमारा एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी सभा में बैठा रहेगा, वो हमें सब बताएगा, डोंट वरी। और अदर फॉरेनर नॉट बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट्स। और कोई दूसरा देश का आपके यहाँ पे काम करेगा नहीं, सिर्फ जो काम करेगा, जो हम बोलेंगे वही लोग काम आपके यहाँ पे करेंगे। मतलब कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा, आप लोकल लगा सकते हो, पर अदर फॉरेनर नॉट बी एम्प्लॉयड क्या होगा? अदर फॉरेनर नॉट बी एम्प्लॉयड आपके यहाँ पे होगा। तो इस तरह होती है टर्म्स एंड कंडीशन किसकी? सब्सिडरी अलायंस की हमारे देश में, जो कि किसने लागू की थी? कॉर्नवेलिस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये लागू की थी, राइट। कॉर्नवेलिस नाम के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस की थी, राइट। द स्टेट ऑफ द रूलर हु एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अभी सब्सिडरी अलायंस किसने एक्सेप्ट किया था? तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है कि किस लोगों ने। तो निज़ाम ने ये एक्सेप्ट कर लिया था, मैसूर ने एक्सेप्ट कर लिया था। मैसूर को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके जो राजा थे टीपू सुल्तान, उन्होंने भी ट्रीटी एक्सेप्ट कर ली। अवध मतलब जो आज का लखनऊ, उन्होंने एक्सेप्ट किया। गायकवाड़ मतलब बड़ौदा के राजाओं ने एक्सेप्ट किया। सिंधिया मतलब ग्वालियर ने एक्सेप्ट किया। भोसले मतलब मराठाओं ने एक्सेप्ट किया। होलकर मतलब इंदौर ने, मतलब होलकर जो है वो इंदौर की नगरी कही जाती है, इंदौर में होलकर ने राज किया हुआ है। इस तरह सिंधियाओं ने जो राज किया है और ग्वालियर में राज किया है। ग्वालियर मतलब आज का जो डिस्ट्रिक्ट है MP के अंदर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ का उन्होंने राज किया हुआ। इस तरह सब लोग सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के कब्जे में आ चुके थे, जो रूलर ने एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, राइट। जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने फिर खत्म कर दिया जाता था, राइट। तो द सिस्टम वॉज लाइक ए स्वीट पॉइजन। ये जो सिस्टम था ये क्या था? एक मीठा जहर था। कैसा जहर था? मीठा जहर। वाई इंप्लीमेंटिंग द सिस्टम वेलेस्ली एनेक्स्ड मेनी प्रोविडेंस एंड एक्सपांड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है, जो कि हमारे वेलेस्ली नाम के साइंटिस्ट ने शुरू की थी, मैं तो गवर्नर जनरल है पर साइंटिस्ट बोलते हैं, चलो गवर्नर जनरल ने चालू की थी, तो उससे क्या हुआ? उसने कई सारे रीजन पे कब्जा करना चालू कर दिया था। द गवर्नर जनरल वेलेस्ली आस्क्ड टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच ही रिफ्यूज। अब ये जो आपने देखा कि जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है वो किसने एक्सेप्ट किया था? हमारे मैसूर ने। अब मैसूर ने बेचारे ने एक्सेप्ट नहीं किया था। मैसूर के जो राजा थे टीपू सुल्तान, उन्होंने रियल में कहा जाए तो रिफ्यूज़ कर दिया था, बोले मैं एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ। फॉर डिक्लाइनिंग द अलायंस सिस्टम अलायंस। अभी अलायंस सिस्टम जो था उसको नकार देने के लिए द कंपनी विद द सपोर्ट फ्रॉम द निज़ाम एंड अटैक मैसूर इन 1799। अब जो निज़ाम के सपोर्ट, मतलब निज़ाम कहाँ है? हैदराबाद में राज करते हैं, तो उनकी सपोर्ट लेके 1799 के अंदर क्या किया? जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने टीपू सुल्तान पर अटैक कर दिया। ड्यूरिंग द फोर्थ मैसूर वॉर, कौन सा? चौथा मैसूर वॉर हुआ। टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग द अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अंत कर लिया, मतलब अपनी ज़िंदगी, उनकी डेथ हो गई। कब? फोर्थ मैसूर वॉर के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान ने हमेशा के लिए विदा हो गए और ब्रिटिशर्स ने उनके जो मैसूर था उस पर कब्जा कर लिया। आफ्टर वेलेस्ली, अब वेलेस्ली के बाद कौन है? हेस्टिंग केम टू इंडिया एज ए गवर्नर जनरल। अब वारंट होस्टिंग ही वेग्ड ए वॉर विथ नेपाल एंड मेड। अब होस्टिंग आफ्टर वेलेस्ली के बाद फिर से वारंट होस्टिंग बैठेगा ये हमारी गद्दी पे। चलो देख लेते हैं। गुरखास ई वेग्ड ए वॉर विथ नेपाल, उन्होंने नेपाल के साथ भी झगड़ा किया। मेड द गुरखा टू ज्वाइन द आर्मी, उन्होंने गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी। अब गुरखास जो नेपाल के, उनको क्या आर्मी के अंदर ज्वाइन किया। हेस्टिंग फॉट ए बैटल विद ए पिंडारीस, इन्होंने जो हेस्टिंग था उन्होंने पिंडारियों के साथ भी युद्ध लड़ा। एंड टू कंट्रोल ओवर देम विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड। अभी जो सुप्रीमेसी है जो मराठा के बीच में, मराठा का जो तीसरा वॉर था, कौन सा? थर्ड मराठा वॉर, जो कि किसके अंडर में हुआ?
वारंट होस्टिंग के अंडर में हुआ। थर्ड मराठा वॉर के दौरान इन्होंने सुपरमेसी कर पाई, राइट। तो मराठा के जो टोटल हैं वो कितने युद्ध हुए, 3 मराठा वॉर हुए। अब जो मैसूर के हैं वो कितने हुए, 4 मैसूर के वॉर हुए। ये युद्ध तब तक होते रहते हैं जब तक उसका राजा मर नहीं जाता। तो 4th मैसूर वॉर के दौरान जो हमारा 4th मैसूर वॉर था उसी के टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई, किसकी, टिप्पू सुल्तान की। और जो मैसूर पे था वो किसने कब्जा कर लिया, ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। इस तरह टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं डलहौजी। डलहौजी आता है जो हमारा गवर्नर जनरल है। चलो अब देख लेते हैं। इन द कंपैरिजन ऑफ द अर्लियर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक इज नोन एज द लिबरल गवर्नर जनरल। यदि कोई सबसे लिबरल गवर्नर जनरल रहा है तो कौन रहा है, विलियम बेंटिक को कहा जाता है लिबरल गवर्नर जनरल। अभी विलियम बेंटिक के बारे में थोड़ी एक चीज़ और बता दूं, यही वो गवर्नर जनरल है जिन्होंने क्या किया, हमारे देश में सती सिस्टम बैन किया। अभी सती सिस्टम क्या होता है, जो कि स्टैंडर्ड 8th के अंदर चैप्टर 1 के अंदर दिया हुआ है। सती सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा होगा सती सिस्टम क्या होता है। ये जो बैन हुआ था सती सिस्टम 1829 में, राजा राम मोहन रॉय की प्रयासों की वजह से, उनके उठाए हुए कुछ कदमों की वजह से ये सती सिस्टम बैन हुआ था। बेंटिक बिलीव दैट द डिसैटिस्फैक्शन डिफरेंट स्टेट ड्यू टू इंपेरियलिस्ट पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द प्रीवियस गवर्नर जनरल कुड नॉट ब्रिंग अबाउट एनी यूनिटी, सो ही वाज वेरी लिबरल टू द डेट्स इन हिज डेट्स। उनके जो काम थे डिट्स में, तो उनके जो कर्तव्य थे वो काफ़ी लिबरल थे। लिबरल मतलब होता है छूट छाट देने वाले थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके जो पहले के जो गवर्नर जनरल थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनकी खराब पॉलिसी की वजह से लोगों के बीच में यूनिटी नहीं है और लोगों के बीच में असंतोष की भावना हुई है, डिससेटिस्फेक्शन हुआ है। डलहौजी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल 1848 में। अब क्या हुआ, विलियम बेंटिक के बाद कोई गवर्नर जनरल आता है 1848, जो मेन गवर्नर जनरल, ऐसे कई सारे गवर्नर जनरल हुए लेकिन जो मेन गवर्नर जनरल है वो कौन है, डलहौजी 1848 में। ही वाज पायर्स इंपेरियलिस्ट एंड डलहौजी एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। अब सब्सिडरी अलायंस वाला सिस्टम किसने एक्सेप्ट किया था, सब्सिडरी अलायंस वाला जो सिस्टम था वो किसने किया, वेलेस्ली ने किया। और वेलेस्ली ने ये क्या, सब्सिडरी अलायंस वाला किया। और जो एनेक्शन की जो पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ द एनेक्सेशन, ये किसने चालू किया, डलहौजी ने किया। एनेक्शन मतलब डायरेक्ट कब्जा, क्या, डायरेक्ट कब्जा कर लेना, 1848 से चालू हुआ। फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी ब्रिटिश इंपेरियलिज्म इन इंडिया। अभी जो एनेक्शन पॉलिसी होती है इसके अंदर क्या होता है कि आपके राज्य पे हम कब्जा कर लेंगे डायरेक्ट, ये जो एनेक्शन पॉलिसी होती है तो उसके बारे में चालू करते हैं। डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, तो डलहौजी की जो एनेक्शन की पॉलिसी थी उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, राइट। तो डलहौजी की जो पॉलिसी थी इसके अंदर क्या हुआ, एनेक्शन ऑफ द वॉर। अब पहले तो भैया कुछ इन्होंने 4 या 5 प्रकार से बताएं कि कब्जा कैसे किया जाता है। एनेक्शन ऑफ वॉर, या तो आप लड़ाई लड़ लो हमारे साथ, यदि आप हार जाते हो तो आप हमको ये दे दो, और इस तरह आप कर सकते हो एनेक्शन ऑफ वॉर। तो पंजाब ने पैगू, और पंजाब और पैगू क्या हुआ, इनके साथ युद्ध लड़ा और ये लोग हार गए और यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया। इस तरह कब्जा किया जाता था उस टाइम पे, तो ये इन्होंने कब्जा कर लिया, राइट। तो इस तरह इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो इसको मैं 1 मिनट साइड में ला दूँ फोटो को, भैया तो फोटो साइड में आ जाए मेरा, ये आ गया, चलो सही है, राइट। एनेक्शन ड्यू टू द किंग डाइंग विद देयर। अब क्या हुआ, अब ऐसी ऐसी कई जगह थी जिन्होंने कहा कि हेयर मतलब होता है राजकुमार। यदि आपका कोई भी राजकुमार, जैसे कि कोई राजा है, ए नाम का राजा है, चलो ए नाम का राजा है, उसका कोई संतान नहीं होती, राइट। बी नाम की राजकुमारी, राइट, ए नाम का राजा है, बी नाम की राजकुमारी, इनको कोई संतान है नहीं, तो इनका कोई राजा नहीं है, कोई राजकुमार नहीं। तो ऐसे ही जो राजा, उन्होंने कहा कि यदि कोई राजा है उसको कोई पुत्र नहीं होता तो ये जो रीजन है तो किसके कब्जे में आ जाएगा, ये हमारे कब्जे में आएगा। ऐसा कौन कौन इसका शिकार हुआ देख लेते हैं। सतारा हुआ महाराष्ट्र में, जेतपुर हुआ, संबलपुर हुआ, इसके सब शिकार, उदयपुर हुआ, राइट। उदयपुर नाम की एक जगह शायद MP में, वहाँ पे। एनेक्शन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट। अब कई जगह इन्होंने कब्जा किया, क्या कह के किया, देखो एक बार तो युद्ध लड़ा, राइट। पहले नंबर पे क्या लड़ा, उन्होंने युद्ध लड़ के कब्जा कर लिया। सेकंड पे क्या कि कोई राजकुमार नहीं तो भी हमको दे दो। थर्ड क्या किया, कह रहे भैया इधर मिसमैनेजमेंट हो रहा है। एनेक्शन ऑफ द प्रोटेक्ट ऑन मिसमैनेजमेंट, कहाँ पे किया, अवध में इस तरह कब्जा कर लिया इन्होंने कि भैया मिसमैनेजमेंट हो रहा है, आपको मैनेजमेंट करना नहीं आता। एनेक्शन ऑन द प्रोटेक्शन डिविड कलेक्शन, इन्होंने कहा कि भाई सब डिविड कलेक्शन बरोबर सिस्टम राज नहीं कर रहा, हमारा मतलब प्रॉब्लम हो रही है राज करने में, तो निज़ाम पे कब्जा कर लिया। एनेक्शन टू एंड ऑफ नेम सेक रूल। अब इन्होंने क्या कहा कि एक काम कीजिए, आप है ना इसको सही से राज नहीं हो रहा, तो इस तरह इन्होंने तंजौर पे और अदर रीजन पे कब्जा कर लिया। तंजौर और कर्नाटका पे इस तरह राज कर लेते हैं ये लोग। ये हुआ किसका, एनेक्शन पॉलिसी। आप देख सकते हो झांसी भी इसका शिकार हुआ, बालाघाट टोगा शायद, नागपुर, ये सब जगह इसके शिकार हुए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने एक बच्चा गोद भी लिया था तो भी उन्होंने ब्रिटिश से एक्सेप्ट नहीं किया। फिर रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा लास्ट में और वो शहीद हो गए 1857 के संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, इंडियन रिवॉल्यूशन। अब देखते हैं, बिसाइड दिस इंपेरियलिस्ट डलहौजी वाज आल्सो रिफॉर्मिस्ट, राइट। अब इन्होंने ये सब काम तो किए डलहौजी की। जो डलहौजी की सबसे पहली सी है, डलहौजी की पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। ये याद रखना बच्चों, कई बार पूछा जाएगा कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन कौन लाया था, तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन कौन लाया था, डलहौजी लाया था। अब मुझे ये बताओ सब्सिडरी अलायंस कौन लाया था, सब्सिडरी अलायंस लाया था वेलेस्ली। कैसा लाया था, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के तहत क्या होता था
जो 5 रूल आप लोगों ने पढ़े हैं वो कंपलसरी 5 टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई थी तो पढ़ लेना, राइट। ये कौन लाया था? वेलेस्ली लाया था, सब्सिडरी अलायंस, तो ये सब आप पढ़ लेना, राइट। चलो अब हम बात करते हैं वीसाइड इम्पेरियलिस्ट। ये कुछ बुरा भी था तो कुछ अच्छे काम भी किए डलहौसी ने। फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, सबसे पहली रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, जो कि 1853 में चालू हुई थी, वो मुझे क्वेश्चन काफ़ी टाइम से याद है। इन्होंने ही चालू करवाई डलहौसी ने 1853 में। और ये जो डिस्टेंस था मुंबई टू थाने वो कितना था? 34 किलोमीटर के। पहली भारत में ट्रेन चलने वाला श्रेय 1853 में जाता है भारत को, ये याद रखना, राइट। एंड वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंग्लिश एजुकेशन वेयर आल्सो इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द 10 ईयर। ही पास्ड लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, राइट। अभी जो डलहौसी उन्होंने क्या किया, जो छोटी छोटी बच्चियों की जो शादी हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज बैन करवाई। क्या सबसे बड़ा काम किया। अब सती सिस्टम को बैन किसने किया था? विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को बैन किया था। सती सिस्टम किसने बैन की थी? विलियम बेंटिक ने की थी। कब की थी? 1829 के अंदर की थी। उसी के बस कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उसी के 21-22 साल बाद 1853 में हमारे देश में पहली रेलवे आ चुकी। फिर चाइल्ड मैरिज बैन किया और एडवोकेटेड मतलब होता है सपोर्ट करना, विडो रीमैरिज का इन्होंने सपोर्ट किया, राइट। विद इन 100 ईयर फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी। अब कितने हो गए? 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, राइट। अब उसके 100 साल बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके 100 साल बाद मतलब क्या हुआ? 1857। कब हुआ? 1857 में लोगों के बीच में वॉर होगा, जिससे हम कहते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, राइट। When evaluate the 100 year of the company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous century, become merely a country that produced raw material for England and prospective market for good produced by factory Bengal exported cotton cloth. अब इन्होंने हमने ये देखा कि 100 साल के दौरान ने ब्रिटिशर्स हमें बिल्कुल ही नष्ट कर दिया है, बिल्कुल ही हमें बर्बाद कर दिया है। हमारा मटेरियल वो लेके जाते हैं और व्यापार करते हैं, ऐसा सब लोग को महसूस हुआ। तो अब देखते हैं कैसा होने वाला है, राइट, आगे का। तो इस तरह चालू होता है, तो लोगों को महसूस होने लगा। प्रोस्पेक्टिव मार्केट उन्होंने खड़ा कर दिया। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लोथ है, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मछली, ये सब एक्सपोर्ट करता है। बट आफ्टर द ड्यूल पावर पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी है? एक और पॉलिसी आ गई, ड्यूल पावर पॉलिसी। द ग्लिटर्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। अब जो ड्यूल पावर पॉलिसी है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी बंगाल की, फेडेड मतलब होता है हल्का पड़ जाना। क्या होना? फीका पड़ना। फीका मतलब जैसे कि मैं अभी 1000 रुपये कमाता हूँ, मैं करोड़पति हूँ, तो धीमे धीमे तो मैं क्या फीका पड़ जाना, मतलब कम पैसे। जैसे कि मैं रोज़ 1000 रुपये कमाता हूँ, अब मैं क्या कमाने लग गया, अब धीमे धीमे पैसे मैं 500 रुपये कमाता, तो हमारी जो चमक है, हमारा धंधा जो है, चमक है, वो हल्की हो गई है। मतलब हम जो पहले जिस तरह हम कमाते थे उस तरह अब कम कमाते हैं। जिस तरह आप लोग पढ़ते हो, पहले आप बहुत अच्छे रैंक लाते थे, लेकिन अब क्या करते हो, पहले आपके 100 में से 90 से ऊपर ही रहते थे परसेंटेज, लेकिन अब क्या होगा 80-60 का टारगेट चलता रहा, तो आपकी जो रिजल्ट की चमक है वो थोड़ी हल्की हो चुकी है, तो इसे फेडेड कहते हैं। द ड्यूल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन, क्या होता है? द्विमुखी शासन, इसे हिंदी में कहते हैं द्विमुखी शासन, ड्यूल पावर पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन बंगाल। कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी? बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। वेयर विद द पावर ऑफ द कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज विद द ब्रिटिश वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल वेलफेयर वॉज द नवाब। अरे रे, ये द्विमुखी शासन, ये तो वेरी बैड कंडीशन। ड्यूल पावर में क्या था? ड्यूल पावर सिस्टम में आपको बता देता हूँ। कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज विथ द ब्रिटिश, रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? ब्रिटिशर्स। वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल वेलफेयर, लोगों के कल्याण, लोगों के जो काम है वो कौन करेगा? नवाब। अरे भैया, जब टैक्स आप कलेक्ट करोगे तो काम हम करने आएंगे क्या? टैक्स कर रहे हैं ब्रिटिशर्स कलेक्ट, और काम कौन करने वाला है? नवाब। तो इसे कहा जाता है ड्यूल पावर पॉलिसी। क्या कहा जाता है? ड्यूल पावर पॉलिसी, जिसे हिंदी में कहा जाता है द्विमुखी शासन। तो ये आप सब याद रखिएगा ड्यूल पावर पॉलिसी क्या थी, right? There was a subsidiary alliance between reunited the Bengal economically without the unfair revenue collections policy by the company made the Indian peasant debtor। अब क्या हो, इसकी वजह से क्या हो, इंडियन जो पेजेंट थे, पेजेंट मतलब किसान, हमारे जो किसान भाई थे वो क्या हो गए? कर्जदार हो गए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्सेस ऑफ द इंडियन क्लोथ इंडस्ट्रीज, दे एडॉप्टेड वेरियस डिसाइडफुल प्रैक्टिसेस टू रियून द प्रोस्पेरस इंडियन इंडस्ट्रीज बिकॉज इन विच कंप्लीटली कोलैप्स्ड। अब जो हमारे देश के अंदर जो छोटे छोटे बेचारे गृह उद्योग चल रहे थे उनको पूरी तरह ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, और उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री चालू की। द इंडियन आर्टिशन बिकम पुअर, जो इंडियन हमारे भारत के जो हस्तकलाकार थे वो क्या हो गए? बेचारे एकदम गरीब हो गए। इनकी जो ये सारी पॉलिसी थी ड्यूल पावर पॉलिसी, उसकी वजह से ये लोग गरीब हो गए, राइट। अनएम्प्लॉयड, अब लोग बेचारे क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। द कंपनी ट्रेडर फोर्स द बिहेवियर्स ऑफ द बंगाल टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। अब जो कंपनी ने, जो कंपनी के ट्रेडर थे उन्होंने उनको क्या किया? जो बिहेवियर्स थे हमारे, जो क्या नाम है, जो बुनकर थे, उनको साइन करवाए कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडिंग डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ द क्लोथ इन शॉर्ट पीरियड। अब उन लोग से साइन करवाते थे कि आप एक काम कीजिए, हमारे लिए कपड़े बनाने लग जाइए। इफ द बिहेवियर रिफ्यूज द ही वुड बी पनिश। यदि कोई भी बुनकर जो है भाई, हमारा बुनकर भाई, यदि वो रिफ्यूज़ कर देता तो उसे क्या करते थे? उसे पनिश करना चालू कर देते थे, एंड लेस और जेल, और अदरवाइज उसे जेल में डाल देते थे और कोड़े मारते थे। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेज वी आर सेल्फ लैंड। जब ये ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए थे उस टाइम पे जो हमारे इंडियन गाँव थे, गाँव के सब लोग क्या थे? सेल्फ रिलायंट थे, खुद के ऊपर डिपेंड थे, प्रॉस्पेरस, काफ़ी तरक्कीदार थे।
बट अंडर द कंपनी दे बिकम डिपेंडेंट एंड पुअर, और ये दूसरे पे निर्भय हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट के डिपेंडेंट हो चुके हैं, लोगों पे डिपेंड रहते हैं और पुअर हो गए, राइट। ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने, भैया हमने देख लिया जी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही मुंबई से थाने तक का चला है, वो भी मुझे पता है कौन सी साल में, तो ये कौन सी साल में, 1853 में, और ये टोटल डिस्टेंस ये 34 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। स्टीमर सर्विस चालू हुई, कौन सी सर्विस, स्टीमर सर्विस चालू हुई, जो कि कहाँ से चालू थी, इंडिया से और इंग्लैंड के बीच में। वॉज स्टार्टेड द डेवलपमेंट पोर्ट, और मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, इन सारे जो बंदरगाह थे जिसे हम पोर्ट कहते हैं, उनका डेवलपमेंट चालू हो गया। सोशल इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, अब जो सोशल इंपैक्ट मतलब सामाजिक प्रभाव क्या पड़ते हैं ब्रिटिशर्स के, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलो, तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द स्पीचेस थॉट द डेवलप अमंग द पीपल टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। अब लोगों के बीच में क्या हो, देश के प्रति भावना जागरूक होने लगी। सती सिस्टम, फीमेल इंस्टीट्यूट, राजा राम मोहन रॉय, ये सब ऐसे बड़े बड़े नेता आने लग गए, राइट। एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया वॉज Anglicized, there was demand for the people acknowledge with knowledge of English education began to imparted in India to Macaulay endeavors, right। तो सबसे पहला किसी को इंग्लिश एजुकेशन देने का प्रयास किया गया, तो लॉर्ड मकॉली ने हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन लाया हुआ है, जो कि आज भी हम उसी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड, मैं खुद इवन उसी में पढ़ा रहा हूँ। तो रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, और जो यूनिवर्सिटी जो है मेन 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई, किसके प्रयासों पे बनाई गई, चार्ल्स वुड के ऊपर। और जो इंग्लिश एजुकेशन उसको इम्पार्ट करने का जो है श्रेय जाता है लॉर्ड मक्यूली को। और एस्टैब्लिश कहाँ पे, मुंबई में बनाई गई, मद्रास में बनाई गई, कलकत्ता में बनाई गई। एज द होल क्लास ऑफ द पीपल विद द नॉलेज ऑफ द इंग्लिश एंड डेवलप बिकॉज इंग्लिश एजुकेशन, अभी सारा जो एजुकेशन वो किस में देने लग गए, इंग्लिश के अंदर ही सारा एजुकेशन देने लग गए, राइट। कंक्लूजन क्या होता है, थस द ईस्ट इंडिया कंपनी, हम इसको थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, चलो। थस द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एंड एलियोरेड एंड द प्रॉस्पेरिटी। अब जो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गई, काफ़ी पैसा कमा लिया दबा के। एंड इंडिया प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड बैड रिजल्ट इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। उनको कोई मतलब नहीं था देश में कुछ भी होता रहे, बस उन्हें तो कमाने से मतलब था, बेनिफिशियरी और देश का स्तर है। द कंपनी अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ मेकिंग प्रॉस्पेरस। अभी जो कंपनी की सारी पॉलिसी थी उसने इंग्लैंड को प्रॉस्पेरस बना दिया और हमारे देश को आज भी बर्बाद कर दिया। ये रिफॉर्म था, इस तरह अलग अलग तरह के रिफॉर्म चलाए गए जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हुए। ये सब क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। वो डिस्कवर द सी रूट, तो भारत का सी रूट किसने डिस्कवर किया गया आप लोग को पता है, तो इसका आंसर जो आता है वो क्या आता है, वेस्को डी गामा, इसका आंसर फाइनली आता है। तो भारत का जो सी रूट है वो किसने खोज की, वेस्को डी गामा ने खोज की हुई है। तो आप ये लोग टिक कर लीजिएगा और थोड़ा मैं और आगे की चर्चा कर लेता हूँ और थोड़े दिए हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो ये किसके टाइम पे बनाया गया वो आप लोग देख लेना। फिर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला भारत का गवर्नर जनरल है जो मुझे पता है वारंट हॉस्टिंग है। फिर हु डिड द ब्रिटिश वर्क थर्ड मैसूर वर्क, तो विथ हुम, तो थर्ड मैसूर वर्क किसके साथ होता है वो सब आप एक बार देख लीजिएगा। आई होप दैट आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और इसके अंदर आप हमारी चैनल जो जीके गुरुजी है, मैंने आपको बोला नहीं है, तो जीके गुरुजी और जनरल नॉलेज को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त जो हैं आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करो और लाइक करो और दबा के सब्सक्राइबर बढ़ाओ। और आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो मिलते रहेंगे। यदि आपको कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर करें। थैंक यू।